हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। और आज हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 क्रैश कोर्स में हम जो है इकोनॉमी का 18th लेक्चर करेंगे, दैट इज रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो एग्रीकल्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इसके बारे में जानेंगे, स्टेटस एंड फैक्ट्स जानेंगे इसके बारे में, इससे रिलेटेड इनिशिएटिव्स के बारे में जानेंगे, पर्टिकुलरली योर लैंड रिफॉर्म्स, योर ग्रीन रेवोल्यूशन एंड अदर रेवोल्यूशंस, उनके बारे में जानेंगे, उनके इम्पैक्ट के बारे में जानेंगे। साथ में एमएसपी पॉलिसी, टीडीएस सिस्टम और एग्रीकल्चर मार्केटिंग, राइट, उसके बारे में जाएंगे ना। यहाँ पे देखो एक चीज़ है, हम लोग ये चीज़ें, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स है, तो हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, मेंस पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे चीज़ों को। इसलिए कुछ जो प्योरली मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है और जिनमें ये देखा गया है कि क्वेश्चन मेंस में ही आया है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आया, तो वो टॉपिक्स हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग, राइट, ये देखेंगे। और उसके बाद सम की स्कीम्स एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट जो हैं, स्कीम्स एंड पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की हैं रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, दैट वी विल सी। एंड अगेन मोर और लेस देखो वो स्कीम्स एंड पॉलिसी दे आर प्योरली फैक्चुअल, आई हैव इंक्लूडेड इट फॉर यू देयर, राइट। सो हम ब्रीफ में देखेंगे, बाकी दिस डॉक्यूमेंट विल ऑलवेज बी अवेलेबल टू यू। आप जो है कॉमेंट से इसको डाउनलोड कर सकते हो, तो वहाँ से आप जब भी चाहो वो पॉलिसी को रेफर कर सकते हो एंड यू कैन रिवाइज इट, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है फूड सिक्योरिटी, राइट, दैट इज टू फीड आवर पॉपुलेशन, राइट। एंड अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, फूड सिक्योरिटी भी डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसके ऊपर भी डिस्कशन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेलेवेंस इज एम्प्लॉयमेंट। सो अगर इफ यू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, तो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स एम्प्लॉय somewhere around your 17 to 18% of, sorry, employ around your 50% of वर्कफोर्स, ठीक है। 50% वर्कफोर्स को जो है, जो एम्प्लॉयड है वो एग्रीकल्चर अराउंड, ठीक है। अगर सिर्फ एग्रीकल्चर में लेंगे तो इट्स समवेयर अराउंड 44%, बट अगर अलाइड सेक्टर क्या हो गया, डेयरी सेक्टर, फिशरीज सेक्टर, लाइफ स्टॉक सेक्टर, उसको भी इंक्लूड करें, सो इट्स ऑलमोस्ट 50% वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करती है। Now it is also important for poverty alleviation. Why? Most of the poverty is concentrated in rural areas, और रूरल एरियाज में ज़्यादातर लोग किस में एंगेज हैं, एग्रीकल्चर में। तो अगर एग्रीकल्चर अच्छे से परफॉर्म करेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करेगा, तो जो एरियाज, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर में, उनकी इनकम्स बढ़ेगी, उनकी इनकम्स बढ़ेगी तो पॉवर्टी एलिवेशन हो, ठीक है। एंड ऑल्सो एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। अगर यहाँ पे हमने एम्प्लॉयमेंट में देखा, बट शेयर इन जीडीपी देखें, if we see the share of agriculture in GDP, it's somewhere around, अगर दोनों का मिला है एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर, 17 to 18% है, और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना है, 14%, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जस्ट कीप दिस इन माइंड, यूपीएससी में आस्क यू थिंग्स अराउंड इट, ठीक है। यूपीएससी इस टाइप कोई भी एक जनरल स्टेटमेंट भी बना के दे सकता है इनमें से किसी चीज में, ठीक है। नेशनल इनकम, यस, सो यस द आउटपुट 17 to 18% ऑफ आउटपुट जो है एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर से आता है, तो दैट्स व्हाई इट कंट्रीब्यूट्स टू national income, okay. And yes, it is also input to various manufacturing industries, particularly food processing industries, ठीक है। बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उनके लिए इट गिव्स यू इनपुट, ठीक है। एंड यस, एक्सपोर्ट पोटेंशियल इज वेरी हाई। इन फैक्ट गवर्नमेंट इज नाउ फोकसिंग टू बूस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट की अब प्रायोरिटी है। अगर आप लास्ट लेक्चर में रिकॉल करोगे, वी वर अबाउट एक्सपोर्ट पेसिमिज्म, कि हमें बाहर कुछ एक्सपोर्ट नहीं करा, बट नाउ वी आर ट्राइंग टू एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर कमोडिटीज, क्योंकि अब हम जो है वी आर एबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट टू मीट आवर नीड्स ऑफ आवर पॉपुलेशन, प्लस एक्स्ट्रा भी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं टू फॉर दी एक्सपोर्ट, ठीक है। और पर्टिकुलरली हम लोग किस टाइप के एक्सपोर्ट्स प्रमोट करना चाहते हैं एग्रीकल्चर में, हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ गुड्स विच आर हाई वैल्यू इन नेचर, तो हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स हम जो है प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है। सो दिस वाज सम ऑफ द फैक्ट्स एंड सम जनरल सिग्निफिकेंस रिगार्डिंग एग्रीकल्चर सेक्टर। नाउ अगर स्टेटस की बात करें, तो
ये जो है आपका इकोनॉमिक सर्वे से लिया हुआ लाइन है, एंड वी विल बी डिस्कसिंग इकोनॉमिक सर्वे ऑल्सो आगे जो है अभी। पहले तो 17 मार्च तक हम ये सब कंप्लीट करेंगे, फिर बाद में जो है एक सेपरेट लेक्चर्स होंगे इकोनॉमिक सर्वे और बजट के। देयर वी विल डिस्कस ऑल द की पॉइंट्स ऑफ दैट इन अ क्रिस्प कंसाइज मैनर, सो दैट कम टाइम में आपका पूरा जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक सर्वे और बजट कवर हो जाए फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ योर यूपीएससी। ठीक है, सो मेन चीज क्या है, इट हैज बीन ग्रोइंग एट एन एवरेज एनुअल रेट ऑफ 4.6% ड्यूरिंग लास्ट 6 years। सी ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वी हैव सीन दैट ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर का की ट्रेंड्स क्या हैं। तो अगर लास्ट 6 years की बात करें, द एवरेज एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बीन 4.6%, राइट। बट यस, अगर 2021-22 की बात करें तो 3% ग्रोथ है, उससे पहले 3.3% था। ठीक है, हियर यू कुड सी दिस इज हाउ द ग्रोथ हैज बीन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अगर so if, how can UPSC give you a question around it? If UPSC gives you a statement, अगर आपको यूपीएससी ऐसा स्टेटमेंट देता है that that agriculture sector has been stagnant in past decade, इस टाइप का दे सकता है, राइट। बिकॉज एक बार पहले भी दे चुका है इंडस्ट्री सेक्टर के लिए क्वेश्चन में, इस टाइप का ही स्टेटमेंट दे चुका है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट दे तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि नहीं, यहाँ पे यस कम था, फिर ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ, तो स्टैग्नेंट तो नहीं है, कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, दैट इज देयर, ओके। एंड रिसेंट ईयर्स में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इंडिया हैज इमर्ज्ड एज ये वर्ड याद रखना, नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। यानी हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं, तो नेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इंडिया इज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। प्लीज, हो सकता है ये एक स्टेटमेंट दे, दूसरा स्टेटमेंट ये बना दे आपको कि इंडिया इज अ नेट इंपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो कई बार कई लोग सोचेंगे ये सही है, राइट, सो दैट इज रॉन्ग, इंडिया इज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ठीक है, नाउ ये जो डेटा है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की ऑफिशियल साइट की एनुअल रिपोर्ट से लिया गया है। ठीक है, तो जो लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट थी वहां 2021 की थी। ठीक है, उसके आगे की नहीं आई, उसके आगे की आएगी, तो कीप योर सेल्फ अपडेटेड फ्रॉम देयर। बट अभी के लिए ये है, और इससे जो हमें ब्रॉड ट्रेंड पता चलता है, मोर और लेस वो वही ट्रेंड कंटिन्यू होगा। ठीक है, जो भी ब्रॉड ट्रेंड हमें यहाँ पे पता चलता है, आप यहाँ पे भी देखोगे मोर और लेस वही ट्रेंड आपका कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, एंड देखो, आई ऑलवेज से, देखो हम लोग जब भी पढ़ते हैं, अगर आपको कभी किसी पे कहीं चीज डाउट हो ना, तो गवर्नमेंट की वेबसाइट से, मिनिस्ट्रीज है, पीआईबी है, ट्राई टू रेफर ऑफिशियल सोर्स। ठीक है, हमेशा डेटाज जो है या जो भी चीज चेक कंफर्म करनी हो, ऑफिशियल सोर्स से जरूर कंफर्म करना। ठीक है, तो कुछ ट्रेंड्स हम देख सकते हैं कि अलग अलग क्रॉप्स का कितना एरिया है प्रोडक्शन में, उनका एरिया कितना जो उनको ग्रो किया जा रहा है। इनफैक्ट इसके अराउंड भी क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, माइंड योर सेल्फ, इसके अराउंड क्वेश्चन आ रखा है, इसलिए दिस हैज बीन इंसर्टेड हियर, ये डेटा इसलिए दिखा रहा हूं मैं आपको। तो अलग अलग क्रॉप्स का कितना एरिया में ग्रो कर रखा है, उसका प्रोडक्शन कितना है, और यील्ड कितना है। यील्ड मतलब कि पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी, मतलब कितना एक हेक्टेयर जमीन पे कितना जो है उसका प्रोड्यूस आ रहा है। ठीक है, तो इफ यू सी एरिया इन लैक हेक्टेयर्स, तो अगर आप देखोगे मोर और लेस सबसे हाईएस्ट एरिया किसका है इसमें, द हाईएस्ट एरिया इज फॉर राइस। ठीक है, फूड ग्रेन्स का ऑब्वियसली आप बोलोगे, फूड ग्रेन्स में सारे आ जाता है। ठीक है, तो याद रखना फूड ग्रेन्स में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो हाईएस्ट एरिया किसका है, राइस का, सेकंड पे वीट, और जनरली आगे भी जाके यही ट्रेंड रहेगा। ठीक है, तो आगे के ईयर्स में भी यही ट्रेंड रहेगा, तो ऐसा मत सोचना कि ये चेंज होगा ज़्यादा। ठीक है, दिस वोंट बी चेंजिंग मच। ठीक है, न्यूट्री एंड कोर सील, क्योंकि आप ये देखो यही ट्रेंड चल रहा है, तो यही ट्रेंड रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक पे ये, सेकंड पे वीट, थर्ड पे जो है आपका पल्सेस, एंड फोर्थ पे न्यूट्री एंड कोर सील। ठीक है, प्लीज कीप दिस ऑर्डर इन माइंड कि किस रैंक में कौन सा है। ठीक है, एंड ओवरऑल फिर अगर हम फूड ग्रेन्स और ऑयल सीड्स में कंपेयर करें तो वेरी नेचुरल फूड ग्रेन्स है, राइट। ऑयल सीड्स और इनमें अगर कंपेयर करें, ठीक है, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, तो इट्स ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपको यूपीएससी नहीं पूछेगा। ठीक है, इट्स बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू टेल
राइट, बट इट कैन आस्क यू बिटवीन न्यूट्रिएंट कोर्स सीरियल्स एंड ऑयल सीड्स। तो ऑयल सीड्स भी जो है अराउंड थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है। शुगर केन का दे रखा है, राइट, कॉटन का दे रखा है आपको, ठीक है, तो कॉटन का ज़्यादा है शुगर केन से, एंड जूट वगैरह ये तो लेस इंपॉर्टेंट, बट मेनली इनके जरूर याद रखिए, ठीक है, यहाँ तक जरूर याद रखिए, दिस इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। फूड क्रॉप्स वाला पार्ट जो है याद रखिए एरिया में, दिस इज इन टर्म्स, दिस इज द रैंक इन टर्म्स ऑफ एरिया। नाउ लेट्स सी द रैंक इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन अगर देखो तो दिस इज क्लोजली स्पेस्ड, ठीक है, यहाँ पे जो है इट्स क्लोजली स्पेस्ड, तो ये देखो ऊपर नीचे हो सकता है यहाँ चांस है, बट मोरलेस यहाँ भी डिफरेंस देख रहे हैं। तो अगर आपको यूपीएससी ऐसा स्टेटमेंट बना के दे कि जो है राइस और वीट के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा गैप दे, राइट, तो ऐसा नहीं है, राइट, वाई दिस इज नॉट सो, क्योंकि अगर आप देखो तो यील्ड जो है वीट की ज़्यादा है, क्योंकि कम एरिया में हम ज़्यादा वीट ग्रो करें, सो वीट हैज़ मोर यील्ड देन राइस, बट यस टोटल एरिया, so see UPSC can give you a statement like this that wheat has more yield than rice, right, और second statement दे देगा UPSC that more area of wheat is under cultivation than rice। तो आप सोचोगे हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि wheat का ज़्यादा ज़्यादा वो है इसलिए मोर ही है, बट ऐसा नहीं है, इट्स टोटली अपोजिट, ठीक है। अगर हम बात करें एरिया की तो राइस का एरिया ज़्यादा है, बट अगर बात करें यील्ड की तो वीट की यील्ड सबसे ज़्यादा है, ठीक है, वीट हैज़ हाईएस्ट यील्ड, ठीक है, ये याद रखना, वीट हैज़ हाईएस्ट यील्ड एंड सेकंड हाईएस्ट फिर आपका जो है राइस का, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू नो की फैक्ट्स है, इस तरीके से आपको ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताया, प्लीज इनको ध्यान में रखना, इन्हीं के अराउंड ट्रेंड बेस्ड स्टेटमेंट्स यूपीएससी आपको क्वेश्चन में दे सकता है, ओके। सो नाउ नेक्स्ट इज योर यू नो दैट परसेंट टू टोटल जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड में कितना शेयर है, तो 18 था, 18.3%, राइट, 17.6, this 18, so somewhere around like I told you 17 to 18% वो है, ठीक है, that's the share of agriculture and right sector, right। और वैसे यू नो टोटल इकोनॉमी में कितना शेयर है, ये तो जीवीए में बात की, बट टोटल इकोनॉमी में तो एग्रीकल्चर राइट ओवरऑल जो है इतना परसेंट है, ठीक है। एंड अगेन ये डेटा फिर भी आप स्किप कर सकते हो, बट ये ब्रॉडली ये ट्रेंड याद रखना, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी आपको स्पेसिफिक डेटा नहीं पूछेगा, बट यस इट कैन आस्क यू ट्रेंड। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि यस शेयर की, देखो वहां पे मैंने बोला कि एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बिन स्टैग्नेंट, नहीं स्टैग्नेंट नहीं है, ग्रोथ और ये कम ज्यादा हुआ है, बट अगर यूपीएससी ये स्टेटमेंट दे कि शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बिन यू नो ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है, नॉन चेंजिंग, तो ये स्टेटमेंट ठीक रहेगा, ठीक है। So this is what you have to see here. Now let's talk about land reforms, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में you know this was one of the first major reform initiative, right? So basically land reform क्यों लिया गया, अगर मैं see if I ask you, हमने डिस्कस किया था कि जो प्लानिंग था, राइट, उसके क्या 4 गोल्स थे, क्या गोल्स थे, 1 ग्रोथ, 2 इक्विटी, 3 सेल्फ रिलायंस एंड 1 मोर आई एम फॉरगेटिंग, आप कमेंट्स में बताना, और मुझे फिर ये बताना कि लैंड रिफॉर्म्स इनमें से कौन से ग्रोथ को अटेन करता है। सो फोर्थ वाज मॉडर्नाइजेशन, यस। तो इन चारों में से कौन से ग्रोथ, कौन से गोल्स को केटर करता है लैंड रिफॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहला जो है था अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट, दैट इज जमींदार। सो ये हिस्ट्री का पार्ट है, बट यस देयर वर लॉट ऑफ जमींदार जो बेसिकली जो खुद कुछ नहीं करते थे, दे वर जस्ट ओनर, दे वर नॉट इवन ओनर्स, उनको टाइटल दे दिया गया था, एंड दे गॉट द राइट टू एक्सट्रैक्ट रेवेन्यू फ्रॉम दोज who are you know growing you know crops on the land, ठीक है। तो कुछ करते थे नहीं थे वैल्यू एडिशन, बस उनको फालतू जो है जस्ट दे यूज टू एक्सट्रैक्ट रेंट एंड रेवेन्यू, और इट वाज सीन दैट दे वर वेरी एक्सप्लॉइटेटिव, और उनके कारण क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कम थी। तो वन ऑफ द रीजंस और कॉजेस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी and low production in agriculture sector after independence was the zamindars, the exploitative system of zamindari system। क्योंकि जब आप हिस्ट्री में पढ़ोगे परमानेंट सेटलमेंट और जमींदारी सिस्टम के बारे में, तो इट वाज बिकॉज ऑफ देम कोई भी जो है ना ब्रिटिशर्स इन्वेस्ट करने को रेडी थे एग्रीकल्चर में, ना जमींदार इन्वेस्ट करने को रेडी थे, और ना जो टिलर था वो, क्योंकि वो अगर इन्वेस्ट करके ज़्यादा ग्रो भी कर भी लेता तो वो शेयर जमींदार को जाता। तो इसीलिए द प्रोडक्शन वॉज लो, एंड ऑल्सो एक और चीज, इट वॉज एन इनइक्विटेबल सिस्टम, मतलब कुछ लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा मनी या पैसा पावर था, और कुछ जो टेलर्स थे
जो टीनेंट्स थे उनको जो है एक्सप्लॉइट किया जाता। तो अगेन कौन से दो गोल्स, ग्रोथ, इक्विटी, प्लस यू कुड ऑल्सो से मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि जब तक जमींदार को हटाया नहीं जाएगा तब तक एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देन केम टीनेंसी रिफॉर्म्स। तो बहुत सारे जो फार्मर्स थे वो टीनेंट फार्मर्स थे, ठीक है। टीनेंट फार्मर मतलब जिनकी खुद की जमीन नहीं है, हु डू नॉट ओन देयर ओन लैंड बट दे आर डूइंग फार्मिंग एंड ग्रोइंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक ऑन समबडी एल्स लैंड। तो जो टीनेंट फार्मर्स थे दे वर एक्सप्लॉइटेड अ लॉट। कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता था, अगर आप हिस्ट्री फिर से याद करोगे, हाई रेंट्स, समरी इविक्शन, राइट, कभी भी निकाल देते थे, राइट। सो ये सब चीज़ें थी, कोई रेगुलरिटी नहीं थी उनके पास। तो इन सब चीज़ों के कारण उनको जो है एक्सप्लॉइट किया जाता था टीनेंट्स को। तो इसी एक्सप्लॉइटेशन, टीनेंट फार्मर्स के एक्सप्लॉइटेशन को कर्व करने के लिए टीनेंसी रिफॉर्म्स लाए। और टीनेंसी रिफॉर्म्स में इनिशियली जब लाए तो बेसिकली क्या था, हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपना टीनेंसी लॉज इंप्लीमेंट किए, और उसमें सबसे पहले क्या किया उन्होंने, रेंट कैपिंग थी। और एक चीज याद रखना, लैंड जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए हर स्टेट ने अपने अलग अलग लॉज इंप्लीमेंट किए थे। तो इसलिए अगर टीनेंसी रिफॉर्म्स की बात करें हम, तो कुछ स्टेट्स में टीनेंसी एब्सोल्युटली बैंड है, ठीक है। कुछ स्टेट में टीनेंसी बिल्कुल अलाउ नहीं किया, कुछ स्टेट में मॉडरेट कंट्रोल है और कुछ स्टेट में बड़े लिबरल है, लेकिन ठीक है। तो दैट्स वाई सारे स्टेट्स में यूनिफॉर्म वे में टीनेंसी रिफॉर्म्स नहीं लाया गया था, और यूनिफॉर्म रेगुलेशन नहीं है टीनेंसी का, ठीक है। टीनेंसी मीन्स रेगुलेटिंग दी conditions of the tenant who are growing crops on land of someone else, ठीक है। तो रेंट को कैप किया, ठीक है, कैपिंग, रेंट कैपिंग की, भाई इससे ज़्यादा रेंट ले नहीं सकते आप टीनेंट से। समरी इविक्शंस मतलब कि ऐसा भी नहीं कि आर्बिट्रेरली उनको इविक्ट कर सकते हो, इसको भी कंट्रोल किया गया, राइट। उनको सिक्योरिटी ऑफ इसके लिए क्या बोलते हैं, तो पहली चीज क्या की, जस्ट लेट मी, तो इंटरमीडिएट बेसिकली जमींदार्स। और टीनेंसी रिफॉर्म में सबसे पहला रेंट कैपिंग, कि आप आर्बिट्रेरी इलीगल एक्सेस रेंट भी ले सकते हैं। दूसरी चीज क्या की, सेकेंड थिंग वाज योर व्हाट वी से सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कि आप रैंडमली कभी भी आपका मन चाहे, तो अगर आपने किसी को खेती पे, किसी ने जमीन दी है किसी ने भी, तो उसको ऐसा नहीं कि कभी मन चाहे तभी उसको निकाल देगा वो जमीन से बाहर, नहीं, दैट कैन नॉट बी डन। तो दैट्स वाई टीनेट्स वर गिवन सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कि अगर निकालना होगा, नोटिस देना होगा, सब कुछ जो है फॉर्मल एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज है ओनरशिप ऑफ लैंड। तो अगर कोई टीनेंट बहुत समय से लैंड ग्रो कर रहा है, तो कई स्टेट्स में ये लॉ किया गया कि दैट टीनेंट देन बिकम्स एलिजिबल टू ओन अ पार्ट ऑफ दैट लैंड। नाउ अगर मैं इसके इम्पैक्ट की बात करूं, तो आइडली इसका इम्पैक्ट जो था वो ये होना चाहिए था कि टीनेंट्स के फेवर में होना चाहिए था, उनके अच्छे के लिए किया, बट उल्टा हुआ, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस टीनेंसी रिफॉर्म्स कोई भी फॉर्मल लीगल एग्रीमेंट के थ्रू टीनेंट्स नहीं रख रहे थे, ठीक है। जो आपके जो लैंड ओनर्स थे, वो लोग जो फार्मर्स को जो है फॉर्मल लीगल एग्रीमेंट के थ्रू नहीं, इनफॉर्मली रख रहे थे, राइट। और इनफॉर्मली रख रहे थे, तो जो फार्मर्स हैं उनको भी कहीं से सब्सिडी वगैरह कुछ नहीं मिलती, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो फार्मिंग कर रहे हैं कहीं पे, राइट। और जो ओनर्स है उनका भी कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें इन्वेस्ट करने का, राइट, फार्म्स वगैरह में उनके, राइट। सो दैट वॉज देयर। सो दिस वॉज टीनेंसी रिफॉर्म। सो मोर और लेस इट वॉज अ सक्सेस, ये वाला रिफॉर्म सक्सेस था लार्जली, राइट। जमींदार्स वर अबॉलिश्ड, but tenancy reforms partial success, you could say, right? Ceiling on land holding. So basically what was done was that there were, again it was done for the goal of equity, क्योंकि कुछ लोग थे जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड थी, some people were having lot of land with them, right, and some people were having very less land with them। यहीं पे मैं अभी आपको प्रेजेंट का भी एक फैक्ट बताता हूं कि 85% फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, यानी दे ओन लेस, या जो फार्मिंग करते हैं लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। इसके अलावा काफी लोग, तो 85% ये है, बट मच मोर देन देम आर रूरल लैंडलेस लेबरर्स है। काफी लोग तो इसमें जिनके पास लैंड नहीं, वो लैंडलेस लेबरर्स है, ठीक है, लैंडलेस फार्म लेबरर्स है, ठीक है। तो देयर इज दिस एंड देयर इज अनदर कैटेगरी नोन एज फार्म लेबरर्स, हु आर बेसिकली मोस्टली दे आर लैंडलेस। तो मेजर कैटेगरी आज की डेट में भी है। तो इसको देख के हम ये बोल सकते हैं कि सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्चुअली इतना सक्सेसफुल नहीं था।
तो बेसिकली आइडिया यही था कि जो भी लैंड होल्डिंग है, देर वॉज अ कैप ऑन हाउ मच लैंड होल्डिंग। अगेन हर स्टेट का अलग अलग होता था, क्योंकि land is a state subject, so there was a cap on how much land an individual can own, his family can own. बट इसको सर्कमवेंट करने के लिए बहुत सारे लीगल लूपहोल्स जो है, जो लार्ज लैंड ओनर्स थे उन्होंने ढूंढे, राइट। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वाज आल्सो मच ऑफ अ फेलियर, ठीक है, इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, राइट। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, सो एक और परेशानी जो फार्म्स में थी, जो आप यहाँ से देख सकते हो, सी फार्म साइज वॉज वेरी स्मॉल, और स्मॉल फार्म साइज में लैक इकोनॉमीज ऑफ स्केल। स्मॉल फार्म्स जो है, दे लैक इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है, उन पे फार्मिंग करना इतना इकोनॉमिकल नहीं है, ठीक है। मान लो आपके पास एक पोर्शन ऑफ लैंड है, अगर आपके पास बड़ा फार्म है, उस पे भी एक ट्रैक्टर खरीदोगे उतना ही पैसा लगेगा, बट प्रोडक्शन बड़े फार्म में ज्यादा कर सकते हो ट्रैक्टर का यूज करके। और छोटा फार्म है तो भी ट्रैक्टर और उसका जो है यूज उतना ही लगेगा, बट प्रोडक्शन छोटे फार्म में कम होगी, राइट। सो देर वॉज लैक ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो इसलिए कंसोलिडेशन करने को कहा गया कि बेसिकली हर फार्मर जो है अपनी लैंड जो है डिवाइडेड थी, पोर्शंस में थी, so that they give a piece of give up a piece of their land, और कहीं और उनको लैंड दे दे, so that फार्म्स का साइज जो है बढ़े। बट अगेन क्योंकि इंडिया में ज्यादातर प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती थी, नोबडी वांट्स टू गिव इट अप, राइट। ड्यू टू कल्चरल रीजंस इट वाज अनसक्सेसफुल, ठीक है, इट वाज अनसक्सेसफुल ड्यू टू कल्चरल रीजंस। एंड नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग, राइट। सो अगेन इट मेंट कि बेसिकली फार्मर्स कलेक्टिवली अपना जो है कलेक्टिव ग्रुप बना के, दे कलेक्टिवली प्रोक्योर इनपुट्स, एंड जो है कलेक्टिवली एक कॉमन क्रॉप ग्रो करे, और कलेक्टिवली जो है उसको मार्केट्स में सेल करे, ताकि उनके पास ज़्यादा बार्गेनिंग पावर आए। बट मोर और लेस इट वाज आल्सो फेलियर, दैट्स वाई अभी आगे हम पढ़ेंगे दैट नाउ दिस हैज बीन ट्राइंग, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट एफपीओज बिकॉज फार्मर्स कोऑपरेटिव्स फेल्ड। सी मिल्क के केस में, मिल्क प्रोडक्शन के केस में, लाइक अमूल, इट्स अ कोऑपरेटिव ऑफ डेयरी फार्मर्स, ठीक है। तो डेयरी सेक्टर में फार्मिंग कोऑपरेटिव जो कोऑपरेटिव है, दैट स्ट्रक्चर वाज क्वाइट सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द वे इट वाज इम्प्लीमेंटेड, बट फार्मिंग सेक्टर में नहीं हुआ। तो दैट्स वाई वी नाउ गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग एफपीओज, दैट वी विल डिस्कस अबाउट, ठीक है। इसलिए अब गवर्नमेंट जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करी, विच इज अगेन व्हाट, विच इज अ कंपनी ऑफ ऑल दी फार्मर्स कमिंग टुगेदर, ठीक है। सारे फार्मर्स एक साथ आते हैं और खुद की कंपनी बनाते हैं, फिर कलेक्टिवली दे प्रोक्योर द इनपुट्स, कलेक्टिवली दे ग्रो अ क्रॉप, एंड कलेक्टिवली दे सेल देयर क्रॉप्स, ठीक है। तो उससे उनके पास जो है ज़्यादा बार्गेनिंग पावर आती है, एंड यस इट ऑल्सो लीड्स टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ इनपुट, ठीक है। Now this was about land reform, which was more or less about bringing about growth also, क्योंकि land reforms होंगे तो it was believed कि agriculture, because that was mostly dependent on land, तो जो है agriculture sector improve होगा because of increase in productivity of land, right। तो first of all growth aspect को address करता था, secondly equity aspect को, कि land का जो distribution है it was sought to be made इक्वल अमंग ऑल फार्मर्स, सबके पास बराबर हो, राइट। सो दोनों चीज़ों को लेके, सो ग्रोथ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, प्लस जो है इक्विटी भी इंश्योर करनी, ठीक है। दैट वाज द आइडिया बिहाइंड लैंड रिफॉर्म्स, बट इट वाज पार्शली सक्सेसफुल। द ओनली इनिशिएटिव आउट ऑफ इट वाज सक्सेसफुल अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ग्रीन रेवोल्यूशन। सो कल ही हमने डिस्कस किया था कि इसमें इट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, बट नॉट इन आइसोलेशन, राइट। इट वाज नॉट इन आइसोलेशन बट अ पैकेज प्रोग्राम। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के साथ साथ जो है इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, प्लस ऑल्सो डिलीवरी ऑफ टेक्निकल नो हाउ, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन सर्विसेज, कि हाउ टू यूज दिस टेक्नोलॉजीज इन हाउ टू यूज दिस हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाउ टू इंश्योर get the maximum output from these seeds. So high yielding variety seeds plus irrigation, fertilizers, pesticides and insecticides, ये सब को collectively जो use किया, so then together it was known as green revolution, right? And yes, it was quite successful. It was really successful in the sense कि it boosted the food production, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारा फूड प्रोडक्शन सब्सटेंशियली इंक्रीज हो गया था, वी वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स फॉर आवर फूड, right? So this was one of the major successes of green revolution. But one thing was there, that green revolution had created firstly regional inequality. Why? Because it was introduced in western UP, Punjab and Haryana firstly,
and in these areas only, and that too only rich farmers, only rich farmers were able to take benefit. Why? ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ रिच फार्मर्स ही ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट ले पाए? क्योंकि ये जो सारे इनपुट्स थे, it was costly inputs, right? These were costly. Because of costly inputs, only mostly rich farmers were able to take advantage. इसलिए जो rich थे, they took advantage, and within these regions as well as intra regional and inter regional दोनों inequality create हो गई. So अगर आप वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री देखो, नॉर्थ वेस्टर्न एंड पार्ट ऑफ कंट्री, जो वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, ग्रोथ हुई, एंड दे बिकेम क्वाइट प्रॉस्पेरस. ये लोग जो है बहुत प्रॉस्पेरिटी इनके पास आई. बट अगर आप जो है बात करो ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, राइट, या ईस्टर्न रीजन, दैट वाज मोस्टली नेग्लेक्टेड इन द ग्रीन रेवोल्यूशन. सो वहाँ पे जो है इनइक्विटी, तो एक तो ये रीजनल इनइक्वालिटी हो गई, एंड सेकेंडली देर वॉज ऑल्सो विद इन एक तरीके से सोशल इक्वालिटी थी कि रिच और पुअर फार्मर में जो डिवाइड था वो फर्दर इंक्रीज हो गया. ठीक है, सो वो थी इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स. क्योंकि जो है रिच फार्मर्स ही इसका बेनिफिट उठा पाए तो उनके प्रॉफिट्स और बढ़ गए, बट पुअर फार्मर नहीं उठा पाए तो वो वहीं के वहीं रह गए. तो जो गैप था रिच और पुअर में वो बढ़ गया. ठीक है, देन क्रॉप इम्बैलेंस. वाई? बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ राइस और वीट के लिए लाया गया. ठीक है, जबकि जो दूसरी क्रॉप्स है, पल्सेस हो गई, आपकी ऑयल सीड्स हो गए, आपके न्यूट्री सीरियल्स, कोर सीरियल्स हो गए, दे वर नॉट इंक्लूडेड इन ग्रीन रेवोल्यूशन. इनफैक्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम काफ़ी एरिया जो है इन ऑयल सीड्स, पल्सेस, न्यूट्री सीरियल से डाइवर्ट करने लग गए राइस और वीट की तरफ. तो देर वॉज अ क्रॉप इम्बैलेंस कि देर वॉज एक्सेसिव लैंड डाइवर्टेड फॉर कल्टिवेशन ऑफ राइस एंड वीट. बहुत ज़्यादा लैंड जो है राइस एंड वीट के कल्टिवेशन के लिए डाइवर्ट कर दी गई, पहली चीज़. दूसरी चीज़ ये कि बेसिकली जो दूसरी क्रॉप्स थी, उन राइस एंड वीट की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, बट दूसरी क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी. तो इसलिए देर वॉज अ क्रॉप इम्बैलेंस कि कुछ राइस और वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बट आपके न्यूट्री सीरियल्स, कोर सीरियल्स, इनकी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं बढ़ी. ठीक है, नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. तो हम देखते हैं इसके कारण बहुत सारे इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आए. सॉइल सैलिनाइजेशन, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, ठीक है, यूट्रॉफिकेशन, ओके, एंड यस एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. ठीक है, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स. तो कई बार जो है आज की डेट में हम लोग दिखते हैं कि देर आर पेस्टिसाइड्स एंड रेसिड्यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड प्रेजेंट इन आवर फूड आइटम्स, राइट. दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, बिकॉज ऑफ द एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स. ठीक है, तो एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ. ग्राउंड वाटर डिप्लीशन सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पे इसका इम्पैक्ट हुआ, पंजाब और हरियाणा, राइट. their water tables are so depleted that now they need further deep pumps. they need solar pumps and all जो है उनको चाहिए होते हैं to get water for their cultivation, मतलब जिसमें it has now become further input intensive. ठीक है, and yes social cost भी था इसका एक, in terms of see unemployment, right. there was unemployment, lot of unemployment was there, right, क्योंकि इसमें machines का भी advocate किया था use, right. so because of that lot of unemployment came up, right, and also inequality तो already told you, so that was another major issue. ठीक है, तो ये था ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाट इट वाज, उसका क्या अचीवमेंट रहा, उसके क्या प्रॉब्लम्स उसने. सी नथिंग इज विदाउट प्रॉब्लम्स, इट क्रिएटेड सम प्रॉब्लम्स. ठीक है, नाउ लेट्स सी सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन. so it was nothing but bringing green revolution in eastern India. so it focused only on grain production. ठीक है, it did not or also helped on the large farmers. ठीक है, जो ड्राई लैंड फार्मिंग होती है, यानी ड्राईलैंड में बेसिकली जहाँ पे रेन्स नहीं आती, राइट, जहाँ पे जो है इरिगेशन नहीं है, पानी कम रहता है, राइट, ऐसी जगह पे जो फार्मिंग हो रही है ड्राईलैंड फार्मिंग, वहाँ पे उन रीजन्स में इसका कोई बेनिफिट नहीं हो, राइट. तो दिस बिकॉज ऑफ दिस देयर वाज द नीड फॉर सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, जो ड्राईलैंड फार्मिंग जो है पुअर फार्मर्स उन पे, और ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया. तो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली फोकस्ड ऑन ऑल दोज थिंग्स दैट वर लेफ्ट आउट बाय द फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है, दैट इज द आइडिया. इसके बाद आया एवरग्रीन रेवोल्यूशन. तो हु गिव दिस आइडिया? एम.एस. स्वामीनाथन, हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, राइट. ही ब्रॉट अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. ओके, and see what it implies. Now see here, understand this term.
और इसको समझ गए तो आपको कोई भी स्टेटमेंट दे दो एवरग्रीन रेवोल्यूशन पे, आप उसको कर लोगे, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज कि प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट हो। तो फर्स्ट थिंग दैट एवरग्रीन रेवोल्यूशन सेज इज वी नीड टू improve productivity. See again, it does not call to improve production, right? प्रोडक्शन इंप्रूव करने के दो तरीके, एक तो या तो जो लैंड है अंडर कल्टीवेशन वो बढ़ा लो, या फिर आप प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर लो। तो एवरग्रीन क्या बोलता है, हमें प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है। दैट मीन्स वी डू नॉट नाउ नीड टू, एवरग्रीन रिवोल्यूशन डज नॉट से दैट ब्रिंग मोर एंड मोर लैंड अंडर एग्रीकल्चर, राइट? इट डज नॉट से दैट। व्हाट इट सेज इज कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है, राइट? एंड दैट टू इन परपेचुइटी। दैट मीन्स सी, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में हुआ था वो ये हुआ था कि प्रोडक्टिविटी आपकी इनिशियली ऑन यूजिंग पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर जो है इंक्रीज हुई, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रोडक्टिविटी कम हो गई, और फिर प्रोडक्टिविटी को उस लेवल पे मेंटेन करने के लिए और ज्यादा इनपुट्स की जरूरत हुई, राइट? सो समवॉट दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। और अगर इसको, इस प्रोडक्टिविटी को यहाँ पे मेंटेन करना है, तो यहाँ पे क्या आपके एक्सेस इनपुट्स लग रहे थे। आप जो पहले जो है इतने इनपुट्स नहीं लग रहे थे, अब ज्यादा इनपुट्स लग रहे थे पहले से, ठीक है। बट हियर वी आर सेइंग दैट वी विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड दैट टू इन परपेचुइटी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्टिविटी शॉर्ट टाइम के लिए जो है इंप्रूव है, इट विल बी सस्टेनेबल, यू कुड से सस्टेनेबल, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन अ सस्टेनेबल वे, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज यूपीएससी कैन गिव यू वेरियस स्टेटमेंट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स दी एवरग्रीन रेवोल्यूशन, फिर ABCD करके दे सकते हैं, स्टेटमेंट 1 2 3 करके आपको दे सकता है। तो सिर्फ रट्टा मारना सही नहीं है, यहाँ पे आपको इसको समझना भी पड़ेगा, ठीक है। सो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, दैट टू इन परपेचुइटी, मतलब एक सस्टेनेबल वे में, विदाउट इकोलॉजिकल एंड सोशल हार्म। तो जो नेगेटिव साइड इफेक्ट्स थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, इकोलॉजिकल और सोशल, वो भी नहीं होने चाहिए। दिस इज व्हाट एवरग्रीन रेवोल्यूशन, राइट? So it means integration of ecological principles in technology development and dissemination. तो जो भी नई टेक्नोलॉजी लाई जाए for increasing productivity of agriculture sector, there is a need to ensure that that technology accounts for the basic ecological principles, right? And ensures that that is in harmony with the environment, ठीक है? So this is the way towards the green revolution, ठीक है? Then came your again evergreen revolution से पहले जो है एक और एस्पेक्ट था, एक और टाइप का रेवोल्यूशन है, व्हाइट रेवोल्यूशन। इट वाज फॉर डेयरी सेक्टर प्राइमरी मिल्क। सो एवरग्रीन रेवोल्यूशन था, राइट? एंड दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इन 1970s। इसका दूसरा नाम था ऑपरेशन फ्लड। एंड अगेन आइडिया वाज फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, क्योंकि रूरल एरियाज में मोस्टली जो है आपका डेयरी सेक्टर है, राइट, कंसंट्रेटेड वहाँ पे जो है। तो दैट्स वाई अगर डेयरी सेक्टर को डेवलप करेंगे तो रूरल एरिया ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा, ठीक है। एंड यस, व्हाट इट एम टू डू, क्रिएट अ नेशन वाइड मिल्क ग्रिड। इसका एम था एक नेशन वाइड मिल्क का ग्रिड क्रिएट करें, मतलब मिल्क प्रोडक्शन और सप्लाई का ग्रिड। हियर नेशनल ग्रिड फॉर प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ मिल्क, ठीक है। तो दैट वाज द आइडिया। एंड यस, जो गुजरात बेस्ड अमूल, यू मस्ट हैव ऑल हर्ड अबाउट इट, वाज द इंजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। एंड यस, व्हाट वाज द की अबाउट दिस प्रोग्राम वाज दैट जो प्रोड्यूसर, मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, राइट, जो डेयरी फार्मर्स हैं बेसिकली, particularly the small ones, right, they got a major share of the price consumers pay. This was the main reason why it was successful, and this is what we actually want to do in agriculture sector as well, कि अभी जो फार्मर ग्रो करता है, राइट, जो प्रोड्यूस अपना, और फार्मर को जो प्राइस मिलता है और कंज्यूमर जो पे करता है अभी, तो सिस्टम एग्रीकल्चर मार्केटिंग का इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसमें जो है फार्मर्स को बहुत कम शेयर मिलता है जो कंज्यूमर पे करता है। तो हम जो पे करते हैं उसका बहुत कम शेयर जो है फार्मर्स को मिलता है, बिकॉज लॉट ऑफ इट इज जो है इज जो ज़्यादातर उसका जो बीच का पैसा जो है इंटरमीडिएट, जो आपके जो बीच में जो भी सारे दैट दलाल्स एंड ऑल दे कम, मिडिलमैन जो आते हैं वो सब ले जाते हैं, राइट। सेम चीज़ डेयरी सेक्टर में था, बट उसमें अब क्या किया, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर अपनाया, राइट। कोऑपरेटिव में स्मॉल फार्मर्स को कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज किया, वो कोऑपरेटिव वे में प्रोडक्शन कर रहे थे, इनपुट्स प्रोक्योर करते, यानी सस्ते हो जाते हैं, क्योंकि जब लार्ज स्केल पे इनपुट्स प्रोक्योर करते हैं तो सस्ते हो जाते, मशीन्स प्रोक्योर कर पा रहे थे, तो उनका प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, इनपुट्स, बेटर इनपुट्स, सस्ते इनपुट्स मिले,
तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। और दूसरी चीज ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि उन्होंने कोऑपरेटिव बना लिया तो एक अपना कोऑपरेटिव मार्केटिंग चैनल बना लिया, जैसे अमूल है, राइट, इट इज अ कोऑपरेटिव एक्चुअली। और ये कोऑपरेटिव फिर जो है सारे फार्मर्स के लिए, सी एक इंडिविजुअल फार्मर के लिए, अपने डेयरी फार्मर के लिए अपना जो है दूध का ब्रांडिंग पैकेजिंग वगैरह ये सब करना मुश्किल है, बट अगर हजारों लाखों फार्मर्स एक साथ आ जाए और पैसा मिला ले तो उन सब के दूध के ब्रांडिंग पैकेजिंग करना बहुत आसान है। सो दैट वाज द आइडिया। और ये सब करके किया गया कि जो भी पैसा मिलता है उसका मैक्सिमम शेयर जो है वो प्रोड्यूसर को जाए, जो कंज्यूमर पे करता है उसका मैक्सिमम शेयर प्रोड्यूसर को जाए, राइट। एंड दिस वाज डन बाय एलिमिनेटिंग इंटरमीडिएट्स। कोऑपरेटिव बनाया तो कोऑपरेटिव सारे काम करने लग गया, इंटरमीडिएट हटा दिए गए, राइट। तो इसके कारण क्या हुआ, द रिजल्ट वाज इंडिया बिकेम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड दिस वाज देन केम टू बी नोन एज व्हाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो इससे प्रोडक्शन बड़ा डेयरी सेक्टर का, राइट, साथ में जो है रूरल इनकम ऑग्यूमेंट हुई और पावर्टी भी एलिवेट हुई, ठीक है। तो दिस वाज द आइडिया बिहाइंड इट, ओके। इसके अलावा देयर इज अ लिस्ट ऑफ अदर आल्सो रेवोल्यूशन, जस्ट यू नो इफ दे आस्क यू तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट कि क्या कलर है और किस चीज का रेवोल्यूशन है, ओके, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। नाउ नेक्स्ट इज योर एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। सी बेसिकली दिस प्राइस पॉलिसी सिंपल एम होता है इसका कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको जो है फूड सिक्योरिटी रहे, कि उनको जो है अफोर्डेबल रहे, फूड प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल रहे कंज्यूमर्स के लिए, और प्रोड्यूसर्स जो बेसिकली जो फार्मर्स हैं, फार्मर जो है उनके लिए जो है क्या रहे, उनको जो है मैक्सिमम पोर्शन मिले, उनके लिए प्रॉफिटेबल रहे। तो फार्मर्स को जो है अच्छा खासा रेन्यूमरेशन मिले, राइट, प्रॉफिटेबल रहे या फिर दे गेट डिसेंट रेन्यूमरेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव है। और इसको कैसे किया जाता है, लेट्स सी। तो सबसे पहले जो फार्मर ग्रो करता है, इट इज प्रोक्योर्ड, दीज ग्रेन्स आर प्रोक्योर्ड बाय गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे प्रोक्योर करता है ग्रेन्स। एट व्हाट प्राइस, एट मिनिमम, इसको आगे हम पढ़ेंगे अभी, सपोर्ट प्राइस। दिस इज द बेसिकली बेयर मिनिमम प्राइस। ये गवर्नमेंट हर बार जो है एडवांस में अनाउंस करती है कि इस क्रॉप का इतना एमएसपी होगा, और गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट सेंटर्स होते हैं, तो वहाँ पे जाके जो है फार्मर्स अपना जो भी, अगर वो क्रॉप ग्रो करते हैं तो उसको जो है बेच सकते हैं, और गवर्नमेंट उसको इस प्राइस पे जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया उस पर खरीदेगी, ठीक है। और गवर्नमेंट के भी यहाँ पे मेनली ये काम जो है एफसीआई करता है। फिर दीज ग्रेन्स एक बार एफसीआई ने खरीद लिया, एफसीआई के पास आ गए ग्रेन्स, अब ये ग्रेन्स एफसीआई बेसिकली अलोकेट करता है सेंट्रल इशू प्राइस पे टू स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। यानी जो है ये ग्रेन्स जितने भी खरीदे, एक बहुत ही लो रेट पे जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाता है, ठीक है। दिस इज गिवन एट अ वेरी लो रेट टू स्टेट गवर्नमेंट्स। और फिर स्टेट गवर्नमेंट्स इसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फेयर प्राइस शॉप, जो आपके पब्लिक पीडीएस सिस्टम में, जिसको हम राशन शॉप भी बोलते हैं, उसमें जो है फूड ग्रेन्स देता है, और वहां से ये जो है बेसिकली सेल की जाती हैं टू दी बेनिफिशियरीज, ठीक है, टू दी बेनिफिशियरीज वहां से सेल की जाती है, दैट इज मेनली द कंज्यूमर्स, सो दैट देयर इज फूड सिक्योरिटी। तो दिस इज योर एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। ना यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। सी ये जो एमएसपी है, ये नॉर्मली इट्स समवेयर या तो मार्केट प्राइस जितना होगा या उससे ऊपर होगा एमएसपी, ठीक है। मार्केट प्राइस से कम नहीं होता है एमएसपी, मार्केट प्राइस जितना, और नॉर्मली इट इज सीन दैट इट इज अबव मार्केट प्राइस। बट जो सेंट्रल इशू प्राइस है, इट इज वेरी लेस, और इन दोनों का ही जो गैप है उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर सब्सिडी। तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था पास्ट में। सी जो फूड ग्रेन्स होती हैं उसका एक इकोनॉमिक कॉस्ट होता है। तो एक इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या आता है कि कितने पे प्रोक्योर किया गया, ये तो यही आ गया सिर्फ एमएसपी, बट एमएसपी के अलावा और भी कॉस्ट होती हैं उसमें, जैसे प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है। कि प्रोक्योरमेंट करने में, जब प्रोक्योरमेंट एफसीआई करता है, अलग अलग जगहों से खरीदता है, तो भी तो उसमें भी बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, जैसे स्टेचुटरी चार्जेस, जैसे एफसीआई खरीदेगा, मार्केट फी, रूरल डेवलपमेंट सेस, XYZ, ये सारे चार्जेस लगते हैं। और नॉन स्टेचुटरी चार्जेस लाइक गनी बैग्स के कॉस्ट, लेबर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। मतलब ऐसा तो है नहीं कि सीधा एमएसपी पे खरीदा उसी प्राइस में सब कुछ हो गया। खरीदने के बाद उसको एफसीआई को अपने गोडाउन तक ले जाना होगा, गोडाउन से एफसीआई को फिर जो है स्टेट गवर्नमेंट तक डिस्ट्रीब्यूट करना होगा।
तो दीज आर प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल, ठीक है। फिर एफसीआई को उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है, ठीक है, तो उसमें ये सारे कॉस्ट होते हैं। तो ये जो सारे एमएसपी के साथ साथ प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मिला के जो है कॉस्ट आती है, उसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। और फूड सब्सिडी इज नथिंग बट इकोनॉमिक कॉस्ट माइनस सेंट्रल इशू प्राइस। व्हाट इज फूड सब्सिडी? इकोनॉमिक कॉस्ट माइनस सेंट्रल इशू प्राइस, ठीक है, दैट इज फूड सब्सिडी, राइट। एंड यू नो जो प्राइस है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको, इशू करता है, राइट, टू स्टेट, किस लिए इशू करता है? वो मेनली फॉर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्योंकि उसके थ्रू पुअर फैमिलीज को दिया जाता है, ठीक है। एंड दैट प्राइस इज नोन एज सेंट्रल इशू प्राइस। इट इज मच लेस देन इकोनॉमिक कॉस्ट, राइट। और ये जो गैप होता है, इसको ये फूड सब्सिडी होता है, और ये जो डिफरेंस है ये बेसिकली एफसीआई को रिम्बर्स करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एज सब्सिडी, राइट। तो इसको डिफरेंस को जो है एफसीआई को रिम्बर्स करती है सेंट्रल गवर्नमेंट एज सब्सिडी। तो कल को आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इफ यूपीएससी आस्क्स यू दैट विच ऑफ द फॉलोइंग will increase the food subsidy, and UPSC can give you, or statement 1 they increase in central issue price, statement 2 they decrease in MSP, statement 3 they that decrease in your procurement incidentals, right? तो आप बताइए इन इन 1 2 3 में से कौन सी चीजें जो है फूड सब्सिडी बढ़ाएगी और कौन सी चीजें जो है फूड सब्सिडी कम करेगी, इन कमेंट्स, ठीक है। तो एंड ऑल्सो तो इंस्ट्रूमेंट्स में आई होप यू सी, ये दोनों तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया, एमएसपी, राइट। दो और जो पार्ट्स है, पीडीएस, पीडीएस वो सिस्टम है जिसके थ्रू बेसिकली फूड ग्रेन्स जो है जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है पीडीएस सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करता है टू दी पीपल फूड ग्रेन्स, ठीक है। तो उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। और बफर स्टॉक्स, ठीक है, बफर स्टॉक्स बेसिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करती है। और इस बफर स्टॉक का यूज इसलिए होता है कि इमरजेंसी में कभी, जैसे अभी कोविड था, तो इस बफर स्टॉक से फूड ग्रेन्स यूज की गई थी टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू पीपल अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फार्मर्स को रेन्यूमरेटिव प्राइस दिया जाए, क्यों? सो दैट दे इन्वेस्ट एंड प्रोड्यूस मोर ऑफ दैट, फार्मर की इनकम बढ़ेगी तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड दे विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। पहला चीज़, जो प्राइस लेवल्स है फूड के ऐसे हो कि कंज्यूमर्स आर नॉट एडवर्सली अफेक्टेड, यानी फूड सिक्योरिटी रहे, फूड जो है खाना अफोर्डेबल रहे, राइट। एंड यस, एग्रीकल्चर प्राइसेस शुड बी सच दैट टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर इज नॉट एडवर्सली अफेक्टेड, राइट। एंड लास्टली, टू सेट प्राइस इन सच ए मैनर सो दैट ऑप्टिमल क्रॉपनेस, सो प्राइस सेटिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि जो क्रॉप्स ग्रो हो वो ऐसी हो दैट आर एज पर डिमांड ऑफ द पीपल, ठीक है। तो ऑप्टिमल क्रॉप मिक्स जो है अचीव हो पाए। बट अगेन इफ यू सी, एमएसपी के कारण बहुत सारे इश्यूज हैं। वन ऑफ द की इश्यूज यही है कि डिस्टॉर्शन है क्रॉप्स में, क्योंकि उसमें एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट मेनली आपका किन का होता है? मेनली द प्रोक्योरमेंट इज अंडरटेकन फॉर योर वीट एंड राइस ओनली, बाकी दूसरे क्रॉप्स के लिए नहीं होता, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट एमएसपी, ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि इट इज समथिंग की, सी, ये प्राइस गवर्नमेंट अनाउंस करती है एंड दिस प्राइस बेसिकली इसलिए अनाउंस करती है टू सेट अ फ्लोर प्राइस फॉर मार्केट। क्योंकि अगर मार्केट, सी, एमएसपी पे क्या होता है? ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट होता है। व्हाट डज ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट मीन? इट मीन्स कि बेसिकली एमएसपी में कितना अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी, देर इज नो अपर लिमिट ऑन दैट, ठीक है। कितना भी अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स अगर लोग ले आते हैं गवर्नमेंट के पास, तो एमएसपी पे गवर्नमेंट उसको प्रोक्योर करेगी ही करेगी, ठीक है। सो अगर मान लो मार्केट में इससे कम प्राइस है, तो कोई मार्केट में इससे कम प्राइस पे बेचने, कोई फार्मर बेचेगा ही नहीं, सब एमएसपी पे बेचेंगे, राइट। तो दैट्स व्हाई इट्स बेसिकली फ्लोर प्राइस फॉर मार्केट, ठीक है। तो अगर मार्केट के प्राइस इससे कम होंगे तो बेसिकली फार्मर जाके गवर्नमेंट के पास जाके अपने जो है फूड ग्रेन्स को बेच सकता है, ठीक है। एंड द ऑब्जेक्टिव इज कि ताकि फार्मर्स को डिस्ट्रेस सेल ना करना पड़े एंड जो है गवर्नमेंट को अपने पीडीएस सिस्टम के लिए
जिसके थ्रू पुअर तक फूड ग्रेन्स डिलीवर की जाती हैं, पीडीएस सिस्टम के लिए जो है फूड ग्रेन्स मिल जाए, ठीक है। इट इज रिकमेंडेड बाय CACP, तो कमीशन फॉर कॉस्ट एंड प्राइसेस, एंड तो कमीशन CACP जो है रिकमेंड करता है कि क्या MSP रखना है किन क्रॉप्स का, और फाइनल डिसीजन की क्या होना चाहिए वो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। तो कैबिनेट ठीक है, ये डिसाइड करता है। सो इट रिकमेंड्स MSP फॉर 23 कमोडिटीज, ठीक है, एक तो ये हो गया, प्लस एक FRP रिकमेंड करता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर शुगर, याद रखना, ठीक है। MSP रिकमेंड करता है 23 कमोडिटीज, और एक FRP फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस रिकमेंड करता है फॉर शुगर, ठीक है। So this is the, you can just go through these crops, okay? Purely factual, 7 cereals, 5 pulses, oil seeds and 4 commercial crops, ठीक है। So that's why उसके लिए जो है शुगर केन के लिए क्या होता है, FRP होता है, ठीक है। तो FRP is there for sugar cane. What factors are considered in determining MSP? Just simply go through it, और ध्यान में रखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, राइट, दैट इज कंसिडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इनपुट प्राइसेस मतलब जो फर्टिलाइजर सीड्स वगैरह इनका कैसे प्राइस चेंज होता है, दैट इज कंसिडर्ड, राइट, एंड इनपुट आउटपुट प्राइस पैरिटी, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड। ट्रेंड्स इन मार्केट प्राइसेस क्या हैं, डिमांड सप्लाई, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, मतलब दो तीन क्रॉप्स के बीच में प्राइस पैरिटी रहे कि प्राइस जो है सेम रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक क्रॉप का प्राइस बहुत ज़्यादा है किसी का बहुत कम है, अदरवाइज सब लोग वही एक क्रॉप ग्रो करेंगे, ठीक है, और बाय करने वाले सारे कम प्राइस वाले हो जाएंगे, ठीक है। एंड इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल कॉस्ट स्ट्रक्चर, इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग, इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल दैट इज इन्फ्लेशन, इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन, एंड पैरिटी बिटवीन प्राइसेस पेड एंड प्राइसेस रिसीव्ड बाय फार्मर्स, ठीक है, पैरिटी बिटवीन प्राइसेस पेड एंड प्राइसेस रिसीव्ड बाय फार्मर्स, ठीक है, एंड इफेक्ट ऑन इशू प्राइसेस एंड इम्प्लीकेशंस फॉर सब्सिडी, राइट। तो इफेक्ट ऑन इशू प्राइसेस मतलब जो सेंटर इशू प्राइस है, और सब्सिडी मतलब फूड सब्सिडी पे क्या इफेक्ट होगा, ये भी कंसिडर करता है CACP, ये डिटरमाइन करना है। ऐसा तो नहीं होगा कि फूड सब्सिडी अनसस्टेनेबल हो जाए, दैट्स व्हाट आल्सो CACP सीज, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। सो इट इज अ सिस्टम थ्रू विच ग्रेन्स बेसिकली जब स्कार्सिटी होगा तब ये इवॉल्व किया गया था, सिस्टम जब ग्रेन्स की स्कार्सिटी थी, सो दैट फूड ग्रेन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू द जनरल पब्लिक, ठीक है। एंड इसको इम्प्लीमेंट करने की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की है। तो बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जॉइंटली PDS सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के थ्रू, FCI के थ्रू, वो जो है पहले तो प्रोक्योर करता है जो फूड ग्रेन चाहिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो FCI के थ्रू प्रोक्योर होती है। फिर FCI इन फूड ग्रेन्स को हर एक स्टेट गवर्नमेंट को जो है ट्रांसपोर्ट करके बल्क अलोकेशन करता है, यानी हर एक स्टेट गवर्नमेंट तक FCI फूड ग्रेन्स पहुंचाता है कि आपका इतना ये जो है अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स आपको अलोकेटेड है। और फिर जब स्टेट के पास आ गई, वंस द फूड ग्रेन्स आर विद स्टेट, तो किसको फूड ग्रेन्स मिलना चाहिए PDS में, दैट इज द ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अलोकेशन विद इन द स्टेट, कि विद इन द स्टेट कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना जाना है, किन कौन एलिजिबल है, किसको रेशन कार्ड इश्यू करना है, ये सारा काम की फेयर प्राइस शॉप कहाँ पे सेटअप करनी है, कैसे चलानी है, ये सारा काम जो है स्टेट गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम कितना होता है, प्लीज ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम कितना हो गया, कि जहां तक वहीं तक है कि FCI जो है एक बल्क में फूड ग्रेन्स ले जाके स्टेट को दे देता है, और फिर उसके बाद स्टेट का काम होता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू उसको जो है जनरल पब्लिक में या जो भी इंटाइटल्ड बेनिफिशियरीज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा सिस्टम कैसे चलता है। सी आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू ऑलरेडी, यू कैन गो थ्रू इट फॉर योर रेफरेंस, एंड दिस इज ऑल्सो एन समवॉट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, not so important but just for your reference it is given, ठीक है। now one latest development जो PDS system में हुआ है, right, now it is known as targeted PDS system, ठीक है। targeted in the sense कि इसमें ऐसा नहीं है कि हर किसी को दे रहे हैं, right, it is that there are some list of beneficiaries, कुछ ही लोग eligible हैं इसमें, ठीक है, right, there are some people who are eligible and some are not eligible, ठीक है। so it is targeted towards certain set of groups, ठीक है।
तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो अभी डेवलपमेंट जो रिसेंट पास्ट 1-2 ईयर में किया है, दैट इज वन नेशन वन रेशन कार्ड, ठीक है। वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम, व्हाट इट इज फॉर, इंट्रा स्टेट, दैट इज विद इन दी स्टेट, एंड इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी ऑफ रेशन कार्ड। यानी पहले ये होता था कि आपका पीडीएस सिस्टम में अगर आप इनरोल्ड हो, तो जहाँ पे जिस रेशन कार्ड जिस शॉप का या जहाँ पे बनाए, वहीं से आप फूड ग्रेन ले सकते हो, और किसी स्टेट से या किसी और विद इन दी स्टेट ऑल्सो किसी और डिस्ट्रिक्ट से आप नहीं फूड ग्रेन ले सकते, ठीक है। तो देयर वॉज नाइदर इंट्रा स्टेट नॉर इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी अर्लियर, सो दिस वॉज ब्रॉट इन, एंड मेनली ये क्यों लाया गया, फॉर माइग्रेंट बेनिफिशियरीज, ठीक है। तो माइग्रेंट्स के लिए, क्योंकि वो लोग एक जगह उनका रेशन कार्ड बना होता है बट काम दूसरी जगह करते हैं, सो इट वॉज फॉर दैट, राइट। और वो किस तरीके से ये पोर्टेबिलिटी लाएगी कि बायोमेट्रिक या आधार ऑथेंटिकेशन करके इलेक्ट्रॉनिक पीओएस डिवाइस पे कहीं से भी वो जो है अपना पीडीएस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या पड़ा कि जो सारे एग्जिस्टिंग पीडीएस सिस्टम थे, पोर्टल थे स्टेट यूटीज के, उनको सेंट्रल सिस्टम पोर्टल और एक सेंट्रल रिपोजिटरी से कनेक्ट किया गया, राइट। एंड एज ऑफ नाउ all 36 states and UTs, there is 100% टोटल जो नेशनल फूड्स NFSA मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो भी सारे कवर्ड है, उन सब का जो है फॉर ऑल ऑफ देम ये जो है पोर्टेबिलिटी ले आए हैं, ठीक है। और एक सेंट्रल रिपोजिटरी भी बनाई है गवर्नमेंट ने, जहाँ पे सारा जो बेनिफिशियरीज हर स्टेट के जो सारे बेनिफिशियरी हैं दैट आर देयर, राइट। सो दिस विल ऑल्सो इंश्योर दैट देर इज नो डुप्लीकेट रेशन कार्ड, ठीक है। So this is one of the key developments. Now next we look up at food security, another important aspect. So how does FAO define it? It defines when all people, that means it is universal, at all times have physical, social and economic access. तो physical, social और access तीनों टाइप का, physical, economic and social access to sufficient, safe and nutritious food, ठीक है। sufficient, safe and nutritious food which meets their dietary needs and food preferences. so simply ऐसा नहीं कि बस कुछ भी दे दो उनको खाने के लिए, भले ही उनकी प्रेफरेंस ना हो, as per their preferences also it should be for an active and healthy lifestyle. so this is known as food security, ठीक है। so please keep these points in mind, right। रटने की जरूरत नहीं, just simply keep these points in mind so that आपको कल को क्वेश्चन आएगा अगर प्रीलिम्स में, तो आप जो है फटाफट, क्योंकि हम प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन कंपोनेंट्स ऑफ फूड सिक्योरिटी क्या हो गए, फूड अवेलेबिलिटी, यानी नेशन में इतना प्रोडक्शन हो रहा है कि नेशन को अगर 100 मिलियन टन फूड ग्रेन चाहिए तो 100 मिलियन टन का जो है प्रोडक्शन हो रहा है नेशन, ठीक है। देन और वो जो है डिस्ट्रीब्यूट और एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। फूड एक्सेसिबिलिटी की अफोर्डेबिलिटी एंड एलोकेशन ऑफ फूड की, भले ही हो रहा हो बट मान लो कि कुछ ही स्टेट्स में हो रहा है, बाकी दूसरे स्टेट में नहीं हो रहा, तो वहां तक पहुंच नहीं रहा, या फिर हो रहा है बट अगेन इट्स वेरी कॉस्टली, तो आइदर केस दी फूड एक्सेसिबिलिटी इज नॉट देयर, दैट्स व्हाई इट शुड बी एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल, राइट, फॉर ऑल एज वेल एज पर द प्रेफरेंस, इट शुड ऑल्सो एज पर द प्रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड, ठीक है। यूटिलाइजेशन मतलब आप सिर्फ फूड ग्रेन्स आपने प्रोवाइड कर दी, लोगों ने खाना खा लिया, दैट इज नॉट सफिशिएंट, वो खाना उनके शरीर को लगना भी चाहिए। दैट मीन्स दैट फूड शुड, इफ दे हैव दे हैव एक्सेस टू फूड, they have purchased food, they have consumed food, but that food when they consume it should also give them physical benefit, like it should give them active and healthy life, right। it means कि hidden hunger जो हम बोलते हैं बेसिकली माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ये नहीं होना चाहिए। सिमिलरली इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड नहीं होना चाहिए, और ये मेनली क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सैनिटेशन। मेनली यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हो पाता, लैक ऑफ सैनिटाइजेशन एंड अदर सोशल सैनिटेशन, सॉरी सैनिटाइजेशन नहीं, लैक ऑफ सैनिटेशन एंड अदर सोशल नॉर्म्स, ठीक है। एंड देन स्टेबिलिटी, दैट एबिलिटी टू ऑब्टेन फूड ओवर टाइम, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कुछ समय उनको मिल रहा है कुछ समय नहीं मिल रहा, दे शुड बी एबल टू हैव दैट फूड थ्रू आउट एक्सटेंडेड पीरियड एट ऑल टाइम्स, राइट, एट ऑल टाइम्स, ठीक है। As far as if we see status of food security, so obviously global hunger index में our rank is quite low. National food security जो national family health survey,
हेल्थ सर्वे 5, इट टेल्स अस दैट बेसिकली चिल्ड्रन अंडर 5 जो है न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स अगर देखें, so for children under 5 it has improved, right? Stunting has, so हम लोग इसको कंसिडर करें, स्टंटिंग हैज रिड्यूस्ड, वेस्टिंग हैज रिड्यूस्ड, अंडरवेट प्रेवलेंस हैज रिड्यूस्ड, ठीक है। हालांकि ऑन द अदर हैंड सम फैक्टर्स इफ वी सी इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स वो जो है नेगेटिव है, ठीक है। सो वी कुड कंसिडर दिस ऑफिशियल डेटा, ठीक है। बट स्टिल इंडिया फेसेस ट्रिपल बर्डन ऑफ मैल न्यूट्रिशन, देर इज अंडर न्यूट्रिशन, देर इज ओवर न्यूट्रिशन दैट इज ओबेसिटी, एंड देर इज माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी यानी हिडन हंगर, ठीक है। तो ये 3 टाइप के बर्डन जो है इंडिया फेस कर रहा है, ओके। नाउ लेट्स कम ऑन टू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ओके। तो सी अगर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में डिस्कस करें तो इट इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन द सेंस, अभी तक जो भी प्रोग्राम्स पॉलिसीज थे उसमें जो इंडिविजुअल्स थे दे वर सीन एज बेनिफिशियरीज, एंड दे वर लाइक इट वर ऐसा नहीं था कि उनका कोई राइट है उस पर, दे वर गिवन बेनिफिट, ठीक है। अगर उनको नहीं मिलता तो दे कैन नॉट टेक गवर्नमेंट टू द कोर्ट्स, बट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में इट इज अ शिफ्ट फ्रॉम वेलफेयर टू राइट्स बेस्ड अप्रोच, तो इट मेड राइट टू फूड अ लीगल राइट, ठीक है। इट मेड राइट टू फूड अ लीगल राइट, और क्या फीचर्स हैं उसके, यू कुड सी हियर। तो इफ यू टॉक अबाउट कवरेज, कवरेज की बात करें तो इट इज 67% कवरेज है इसका, जिसमें से 75% पॉपुलेशन रूरल एरियाज की और 50% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज की, ठीक है। ये कवरेज है, और वहां पे 5 kg पर पर्सन पर मंथ दी अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स दैट विल बी गिवन, ठीक है। देन सब्सिडाइज्ड प्राइसेस अंडर टीपीडीएस, ठीक है। क्या प्राइसेस होंगे, तो वो ये हैं 321 फॉर राइस, व्हीट एंड कोर्स ग्रेन्स, ठीक है। ये सब्सिडाइज्ड प्राइसेस हैं। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड कौन करेगा, स्टेट्स एंड यूटी, जो टीपीडीएस में करे थे वही करेंगे, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू वुमेन एंड चिल्ड्रन इज ऑल्सो गिवन अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, राइट, एंड चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स विल बी इंटाइटल्ड टू मील्स अंडर आईसीडीएस एमडीएम स्कीम्स, ठीक है। तो ये आईसीडीएस एमडीएम स्कीम्स को भी इसके अंदर सब्ज्यूम कर लिया गया, ठीक है। एंड हायर न्यूट्रिशन नॉर्म्स हैव बीन प्रिस्क्राइब फॉर malnourished चिल्ड्रन अप टू 6 years of age, ठीक है। इसमें मैटरनिटी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैटरनिटी बेनिफिट का भी प्रोविजन, so pregnant and lactating mothers will also be entitled to receive maternity benefit of not less than rupees 6,000 का जो है मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो बेसिकली कार्ड बनेगा, राइट, तो एल्डेस्ट वुमेन रेशन कार्ड जो है किसके नाम में होगा, एल्डेस्ट वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ एज 18 ईयर्स और अबाउ, राइट, विल बी हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर पर्पज ऑफ इशूइंग रेशन कार्ड, राइट। तो इसमें हाउस होल्ड, एक हाउस होल्ड के बेसिस पे जो है कंसिडर किया जाता है, तो हाउस होल्ड का हेड किसको कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे रेशन कार्ड के लिए, वुमेन को, सो दिस विल लीड टू वुमेन एम्पावरमेंट। इसके अलावा ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी है यहाँ पे, ठीक है। देयर इज अ ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, अगर चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हुई तो ऑब्वियसली कंप्लेंट करने कहाँ जाएंगे, सो उसके लिए मैकेनिज्म क्रिएट किया गया है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल्स, राइट। एंड देयर इज ये जो कॉस्ट ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ फूड ग्रेन्स एंड एफपीएस डीलर्स मार्जिन, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन कॉस्ट के लिए भी स्टेट्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। दिस विल बी प्रोवाइडेड टू स्टेट। ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या प्रोविजंस है, डिस्क्लोजर ऑफ रिकॉर्ड, सोशल ऑडिट होगा, राइट, विजिलेंस कमिटीज एटसेट्रा, ठीक है। एंड देयर इज प्रोविजन ऑफ फूड सिक्योरिटी अलाउंस, अगर फूड नहीं प्रोवाइड कर पाए, राइट, so then the beneficiary is entitled to a food security allowance, so right, so if non-supply of entitled food grains then beneficiary can get a food security allowance, ठीक है। there is also a state food commission, right, that हर स्टेट में एक स्टेट फूड कमीशन होगा जो इस पूरे एक्ट को मॉनिटर और रिव्यू करेगा इसके इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। एंड लास्टली पेनल्टी भी है इस एक्ट में ऑन पब्लिक सर्वेंट और अथॉरिटी, इट कैन बी इम्पोज बाय स्टेट फूड कमीशन अगर जो भी फेलियर टू कंप्लाई विद दी रिलीफ रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर। तो मान लो कुछ परेशानी हुई, आपने ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए गए, उसने फिर ये जो डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर उसने कहा कि ये करो, बट अगर पब्लिक सर्वेंट ने नहीं किया तो पेनल्टी इंपोज की जा सकती है, ठीक है। तो सो हाउ डज एनएफएसए वर्क, तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है, राइट, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ लेट्स डिस्कस ब्रीफली अबाउट एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है।
तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग की अगर बात करें, सो इट इज लाइक जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका बाइंग एंड सेलिंग थ्रू अ नेटवर्क ऑफ रेगुलेटेड होलसेल, दीज आर होलसेल मार्केट्स, ठीक है। एपीएमसीज इनको मेनली बोला जाता है, एपीएमसीज। और बेसिकली एग्रीकल्चर जो है अगर आप देखोगे, आई होप यू नो दैट इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट्स, हर स्टेट गवर्नमेंट अपना एपीएमसी लॉ बनाती हैं और अंडर एपीएमसी लॉ वो अपनी एपीएमसी मंडीज क्रिएट करती हैं। इन एपीएमसी मंडीज में सारा का सारा जो ट्रेड होता है एग्रीकल्चर का वो होता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, only state government is empowered to set up physical markets, ठीक है। only state government is empowered to set up physical market through their respective APMC act, ठीक है। ऑल्सो कोई भी फंक्शनरी है मार्केट में, कोई बाय सेल या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है, दे रिक्वायर टू ऑब्टेन परमिशन और लाइसेंस फ्रॉम द कंसर्न्ड स्टेट अथॉरिटी। उनको जो कंसर्न्ड स्टेट अथॉरिटीज है उनसे परमिशन या लाइसेंस लेनी है बिफोर परफॉर्मिंग एनी मार्केट फंक्शन, ठीक है। तो ये रेगुलेशन के पर्पज के लिए, ठीक है। रेगुलेशन हैज ऑल्सो डिफाइंड वेज इन विच डिफरेंट मार्केटिंग फंक्शंस विल बी, कि किस तरीके से अलग अलग मार्केटिंग फंक्शंस होंगे, वो भी जो रेगुलेशंस अंडर एपीएमसी एक्ट है उसमें लिखा हुआ, ठीक है। एंड जो एक्ट होगा हर स्टेट का, इट वुड नोटिफाई कौन सी एग्रीकल्चर कमोडिटीज उनकी मंडी में ट्रेड होंगी। एंड जो भी कमोडिटी नोटिफाइड कमोडिटी है अंडर एपीएमसी एक्ट, उसका फर्स्ट सेल इन कमोडिटीज का इन मंडीज में ही होगा, राइट। इन मंडीज में ही होगा थ्रू द कमीशन एजेंट्स लाइसेंस्ड बाय द एपीएमसीज, राइट। तो उसका फर्स्ट सेल जो है इन मंडीज में ही होगा थ्रू कमीशन एजेंट्स लाइसेंस्ड बाय दीज एपीएमसीज, ठीक है। इसके अलावा इन एपीएमसीज में बहुत सारे तरीके के टैक्स, फीस, चार्जेस भी लगते हैं, राइट, ऑन द ट्रेड्स ऑफ मंडी। वो भी क्या चार्जेस लगेंगे वो सब एपीएमसी एक्ट में बताया। सो बेसिकली जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का प्रोविजन है उसमें पर्टिकुलरली जो बाइंग एंड सेलिंग वाला पार्ट है मार्केटिंग में, उसको रेगुलेट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स ने एपीएम अपने खुद के एपीएमसी लॉज बनाए हैं। उन एपीएमसी लॉज के अंदर एपीएमसी मंडीज है, और किसी को भी बाइंग सेलिंग करनी है जो नोटिफाइड कमोडिटीज हैं एपीएमसी एक्ट में, तो उनकी बस इन मंडीज में ही हो सकती है। एंड करना भी है उनको लाइसेंस लेना होगा, परमिशन लेनी होगी, राइट। एंड दैट टू कैन बी डन ओनली एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन सेट इन द एपीएमसी एक्ट, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया इज रेगुलेटेड। नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि ओरिजिनली ये जो एपीएमसी एक्ट लाए थे हम, इट वॉज वाई टू प्रोटेक्ट फार्मर्स, क्योंकि इट वॉज टू प्रोटेक्ट फार्मर्स सो दैट जो बड़े फार्मर्स होते हैं या फिर बहुत सारे जो बड़े जमींदार वगैरह होते हैं वो एक्सप्लॉइट ना करें, इसलिए लाया गया था। बट एक्चुअली ये जो है एक कार्टेल में बनने लग गया, इन द सेंस कि जो एपीएमसी मंडीज हैं उसमें जो है अब बड़े फार्मर्स जो है बैठने लग गए, वो कार्टेल बनाने लग गए, और उन लोगों का पूरा जो है एक तरीके से एपीएमसी मोनोपोली क्रिएट हो गया ऑन द एग्रीकल्चर मार्केटिंग, विच अगेन लेड टू एडवर्स इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ कि बेसिकली फार्मर्स जो एक्चुअली ग्रो कर रहे हैं उनको बहुत कम रेन्यूमरेशन मिल रहा है, और बीच में बहुत सारे फीस, टैक्सेस, सब कुछ लग रहे हैं, और कंज्यूमर्स को हाई प्राइस पे करना पड़ रहा है, राइट। सो दैट्स वाई इसको रिफॉर्म करने की जरूरत थी, और इसको रिफॉर्म करने में ई नैम लाया, राइट। तो ई नैम बेसिक क्या है, एक ट्रेडिंग पोर्टल है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, और इट इज़ अ वर्चुअल पोर्टल। और ये पोर्टल का एम क्या है कि सारी एपीएमसी मंडीज को इस पोर्टल पे कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो हर जगह से जो है बेसिकली आपका एपीएमसीज और जो भी एग्रीकल्चर मार्केट है सब इस पोर्टल पे लाए जाएंगे, सो दैट देर वुड बी दैट ऑल द एग्रीकल्चर मार्केट्स एक जगह होंगे एक पोर्टल पे। सो एक तरीके से बेटर प्राइस डिस्कवरी होगी, राइट। और जो कोई भी पर्सन कहीं से भी खरीद सकता है, वन पर्सन कैन बाय बेस्ट गुड्स फ्रॉम एवरीवेयर, और सिमिलरली सेलर को भी ऑप्शन मिलता है कि अपना जो प्रोड्यूस है वो बेस्ट बायर को जो उसको हाईएस्ट प्राइस दे उसको बेच सकता है, ठीक है। तो NAM is a virtual market but a physical market, that is your APMC मंडी जो है वो बैकएंड पे मेनली APMC मंडी ही है, बट उसको इस पोर्टल पे ले आएंगे तो सारा ट्रेड जो है इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, ठीक है। तो इट क्रिएट्स अ यूनिफाइड मार्केट थ्रू ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बोथ एट स्टेट एंड नेशनल लेवल एंड प्रमोट्स यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। एंड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स की भी, कि भाई चलो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के एक ई नाम है, राइट। उसमें मान लो कहीं कोई पर्सन राजस्थान का है, उसने मध्य प्रदेश से गेहूं खरीदा ई नाम के थ्रू, तो अब वो मध्य प्रदेश से गेहूं डिलीवर कैसे होगा उसको, तो उसके लिए लॉजिस्टिक्स वाले चाहिए, राइट। तो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर की इंफॉर्मेशन भी जो है ई नाम पोर्टल पे दी गई है, सो दैट ट्रेडर्स जो है उस स्टेट से, जैसे राजस्थान वाला ट्रेडर वो खरीद लेगा, उसके बाद वहां से लॉजिस्टिक प्रोवाइडर एंगेज कर सकता है, सो दैट पर्सन गेट्स हिज और हर दिस गुड्स डिलीवर्ड। नाउ यहाँ पे ये याद रखो, ये जो एपीएमसी मंडी है ये क्या है, होलसेल मंडी है।
ये रिटेल मंडी नहीं है, ये मत समझना कि ये रिटेल रिटेल शॉप्स हैं, जैसे जहाँ से एक कंज्यूमर, हम लोग, आप और हम खरीदते हैं, वो रिटेल शॉप्स हैं। ये होलसेल है, यहाँ पे होलसेल यानी बल्क में खरीदा जाता है, सो दैट उसको फिर बाद में आगे जाके रिटेल में बेच सके विद प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बल्क में यहाँ पे खरीदा जाता है। ठीक है, and an interstate dashboard on enam portal has been developed to promote interstate trade among enam states. ठीक है, now fpos, farmer producer organizations, ठीक है, we have fpos। तो ये जो fpos हैं, अगेन दिस इज ऑल्सो वन अल्टरनेट वे। सी देखो, अब अल्टरनेट क्या हो रहा है, मतलब या तो इसी में चेंजेस ला रहे हैं एपीएमसीज में, या फिर enam या फिर fpos के थ्रू जो है अब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू, एफपीओज एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू जो है ट्राई किया जा रहा है कि जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग हो सके। ठीक है, तो व्हाट एफपीओज इज, इट इज नथिंग बट कलेक्टिवाइजेशन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स सो दैट उनके एक ऑर्गेनाइजेशन बने, राइट, एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर इनिशिएटिव सो दैट फार्मर्स को बेटर बार्गेनिंग पावर मिले एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, राइट। फार्मर्स को जो है, अगर देखो इंडिविजुअली एक फार्मर बाय कर रहा है तो या सेल कर रहा है कुछ, तो बहुत कम अमाउंट में करेगा। तो जब एक फार्मर बाय या सेल बहुत कम अमाउंट में कोई कमोडिटी कर रहा है, तो उसके पास इतनी बार्गेनिंग पावर नहीं होती। बट 100,000 या फार्मर्स एक साथ मिलके जब बाय सेल करते हैं, तो बहुत ह्यूज अमाउंट में वो जो है कम्युनिटीज बाय या सेल करते हैं। बाय क्या करेंगे, इनपुट, सेल क्या करेंगे, आउटपुट। ठीक है, तो बहुत ह्यूज अमाउंट में वो बाय सेल करते हैं, तो वहां पे उनके पास जो है बार्गेनिंग पावर आ जाती है। एंड गवर्नमेंट हैज ब्रॉट आउट अ स्कीम फॉर फॉर्मेशन ऑफ 10,000 एफपीओस। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो है एक स्कीम भी लाई है फॉर फॉर्मेशन ऑफ 10,000 एफपीओस। ठीक है, एंड इसमें जो है एफपीओ जो सारे हैं दे विल बी रजिस्टर्ड अंडर व्हाट, कंपनीज एक्ट, नॉट कोऑपरेटिव्स, नाउ कंपनीज एक्ट। ठीक है, और एनी जो है स्टेट के जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, उसमें भी रजिस्टर कर सकते हैं, एंड यू नो दे कैन फॉर्म अ एफपीओ। ठीक है, इससे एफपीओ बन सकता है। एंड इसमें स्कीम का कॉन्सेप्ट फोकस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, राइट। तो एक डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे कि इस डिस्ट्रिक्ट में इसकी स्पेशलिटी क्या है, मेन प्रोडक्ट क्या है, और उसको प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, एंड एग्रीकल्चर वैल्यू चेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मिंग एफपीओज फैसिलिटेटिंग 60% ऑफ मार्केट लिंकेज फॉर मेंबर्स प्रोड्यूस। ठीक है, तो जो है ये सारे जो है इनको जो है पूरे एग्रीकल्चर वैल्यू चेन में सारे एफपीओज को अगर करेंगे, सो इट विल बी ऑलमोस्ट कवर 60% ऑफ वॉट एवर जो मार्केट में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो देन इन दैट केस जो मैनेजमेंट कॉस्ट है इनकी, वो एफपीओस की वो कम हो सकती है। ठीक है, अगर इतना ज़्यादा मतलब एक स्केल अगर अचीव कर लेंगे एफपीओस पे, तो उनकी मैनेजमेंट कॉस्ट कम हो सकती है। ठीक है, नाउ सम फ्यू एस्पेक्ट्स, लास्ट फ्यू एस्पेक्ट्स दैट वी आर रीडिंग इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, एंड इसके साथ नेचुरल फार्मिंग भी देखेंगे, मोर और लेस बोथ आर सिमिलर। ठीक है, इसके बाद देर आर अ सेट ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गो थ्रू दैम। ठीक है, तो अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें, सो इट इज अ मेथड ऑफ फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, एक तरीके का फार्मिंग सिस्टम है, जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे मिक्स्ड फार्मिंग हो। तो मिक्स फार्मिंग में क्या करते हैं कि आप क्रॉप भी कर रहे हो और लाइव स्टॉक फार्मिंग भी कर रहे हो। क्रॉप फार्मिंग यानी गेहूं वगैरह ये उगा रहे हो, और लाइव स्टॉक फार्मिंग यानी आप जो है काऊ वगैरह ये जो है जो लाइव स्टॉक है उसको भी पाल रहे हो, पोल्ट्री जो है उसको भी पाल रहे हो। ठीक है, तो इट इज़ अ मेथड ऑफ फार्मिंग, और इस मेथड से अगर फार्मिंग की जाएगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल बी सस्टेनेबल। ठीक है, इन एंड इट विल बी इको फ्रेंडली, it will be pollution free, and this type of system we are following from, we can learn from our ancestors. ठीक है, so now in organic production the focus is on using naturally available resource। पहला important aspect of organic production is that we avoid, right, we see, अगर आपको ये स्टेटमेंट दिया जाए कि इन ऑर्गेनिक फार्मिंग देर इज टोटली लाइक एलिमिनेशन ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, तो ये गलत रहेगा। इट्स एन एक्सट्रीम स्टेट, कुछ एक्सटेंट तक थोड़ा बहुत बट मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है, बट मेनली जो है मेजरली जो यूज किया जाएगा वो रहेंगे naturally available resources will be used as inputs, right? This is the main crux of organic farming, that naturally available resources are used as inputs, like your organic waste are used for manure, farming manure, other biological materials like beneficial microbes, they are like biofertilizers or biocontrol agents or biopesticides, bioinsecticides, they are used, right? So these kinds of things are used. So basically chemical fertilizers, pesticides, insecticides का use avoid किया जाता है, और आपका
नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज को जो है हम जो है फर्टिलाइजर और एज अ मैन्योर, एज अ पेस्टिसाइड और एज ए इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, ठीक है, एज इनपुट्स यूज करते हैं। और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज भी हो रहा है, दीज आर यूज इन अ सस्टेनेबल वे, ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या है, ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉइटेशन है, यहाँ पे वो नहीं है। तो यहाँ पे ये भी इंश्योर करते हैं कि जो क्रॉप ग्रो की जा रही है दैट इज एज पर दी एग्रो क्लाइमेटिक पैटर्न। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्रॉप ग्रोन इज मतलब जो क्रॉप ग्रो को की जा रही है दैट इज सूटेबल टू दी एग्रो क्लाइमेटिक पैटर्न, ठीक है। Here are some principles. So principles of health, you can just go through it, you will understand what it means. चार principles हैं health, you just in case you get asked about it, ठीक है। Then next is your comparison between organic farming and conventional farming. Simple, you can just go through it, ठीक है। It's purely factual, ठीक है, आप just go through करो। अगर कोई point यहाँ पे आपको समझ में नहीं आए, if you don't understand any point, you can ask me in comments, right? And last aspect that we are going to cover is natural farming. So this is the farming without chemicals, right? And this relies on varied type of farming system based on the agroecology, right? It integrates, तो इसमें क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ट्रीज और लाइव स्टॉक सबको एक साथ एक इंटीग्रेटेड वे में ग्रो करते हैं, so that basically there is eco friendly way of farming without need of any chemicals, ठीक है। So it integrates crops, trees and livestock, allowing ऑप्टिमल यूज ऑफ फंक्शनल बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी का ऑप्टिमल यूज करते हैं, ठीक है। एंड यस इट बिल्ड्स ऑन नेचुरल एंड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट एग्जिस्ट इन एंड अराउंड फार्म्स, ठीक है। तो जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं, इकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही फार्मिंग सिस्टम, उन्हीं को यूज करके फार्मिंग सिस्टम जो है डेवलप किया जाता है। फॉर इंस्टेंस यू कुड से इन नेचुरल फार्मिंग, एक प्लेस जहाँ पे अगर मान लो वाटर स्कार्सिटी है, तो वहां पे बेसिकली आपके मिलेट्स ग्रो किए जाएंगे, राइट। मिलेट्स विल बी ग्रोन, नॉट योर जो है मिलेट्स, क्योंकि दे आर लेस वाटर कंज्यूमिंग, लेस इनपुट इंटेंसिव क्रॉप्स। तो जहां पे पानी कम होता है वहां पे मिलेट्स ग्रो करिए आप, ठीक है, बिकॉज यू आर डेवलपिंग अ फार्मिंग सिस्टम बेस्ड ऑन दी नेचुरल एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस, राइट। तो दैट इज देयर। तो ये हो गया आपका नेचुरल फार्म, ठीक है। तो नाउ लास्टली यू हैव टू जस्ट सिंपली गो थ्रू दीज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्कीम्स, जस्ट गो थ्रू देम, ठीक है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स होगी, वो हम लोग कवर करेंगे, वी विल कवर देम इन आवर करंट अफेयर्स, ठीक है। अदरवाइज ऐसे तो बहुत सारी स्कीम्स है, वो करते रह सकते हैं हम लोग अनलिमिटेड टाइम तक, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस वॉज मैंशनड इन इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, दिस वॉज मैंशनड इन इकोनॉमिक सर्वे, राइट। तो इसलिए ये जो है इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है, नॉट रैंडम। So with this was also mentioned in economic survey. So with this, let's wrap up our lecture, right? And इसके साथ हमारा एग्रीकल्चर वाला पोर्शन फॉर प्रीलिम्स जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। यस देयर कुड बी सम माइनर पॉइंट्स लेफ्ट, पर्टिकुलरली स्कीम्स एंड पॉलिसीज वाला, बट डोंट वरी, वो हम जो है करंट अफेयर्स का जो मैराथन लेक्चर आई विल बी डूइंग, वहाँ पे जो करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट स्कीम्स पॉलिसीज आएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की, देयर आई विल बी कवरिंग दैट, ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कवरिंग बेसिकली अगला जो लेक्चर है उसमें हम लोग कवर करेंगे अबाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर मेनली, जहाँ पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज पास से अभी तक, और जो कुछ मेजर मेक इन इंडिया स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स है वो डिस्कस करेंगे, और ब्रीफली सर्विस सेक्टर के बारे में भी देखेंगे, ओके। बिकॉज सर्विस सेक्टर से एज सच वी हैवंट सीन मेनी क्वेश्चन, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हमने क्वेश्चन देखे हैं, राइट। एंड आफ्टर दैट उसके बाद जो लास्ट हमारा बचता है वो बचता है पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा। तो उसके बाद से जो है हम लोग पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, ये तीन मेजर सोशो इकोनॉमिक इशूज हैं, और भी इसके अलावा हैं, ये सब जो है हम लास्ट 1-2 लेक्चर में कवर करेंगे, राइट। और बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है हमारा, ये हम मार्च एंड या अप्रैल बिगनिंग में जो है कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके जो है 18 से ज्योग्राफी के लेक्चर, 18 मार्च से ज्योग्राफी के लेक्चर शुरू हो जाएंगे, ठीक। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।